Hello everyone, welcome to the channel Khazana Khan with Psychology Exam. I am going to discuss about social perception, theory of attribution. Theory of attribution हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसमें क्या था, ये आज हम पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं। हमने ये सीरीज़, ये जो थ्योरी है वो हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, बिकॉज ये थ्योरी जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए और शॉर्ट वीडियो बने, ओके, जिससे आप पे वर्कलोड, कॉग्निटिव लोड भी इतना ज़्यादा ना हो और एक एक सीरीज़ में, एक एक वीडियो में एक एक थ्योरी कंप्लीट हो जाए। आज की थ्योरी में हम देखेंगे बैनर की थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशन थ्योरी, ओके, एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ अचीवमेंट को आज हम देखेंगे। ये सारी थ्योरी जो है वो हम पहले लेक्चर में क्लियर कर चुके हैं और विथ डिटेल में हमने क्लियर किया है, और ये लास्ट थ्योरी बची है बैनर की एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ अचीवमेंट, ओके। इसमें देखते हैं कि क्या होता है। एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ अचीवमेंट क्या बोलता है, डेवलप बाय द वर्नर्ड वैनर 1985। हाँ, एक चीज़ और आपके लिए बोलनी थी कि ये जो ईयर है, ये इसको ज़्यादा अच्छे से दिमाग में बिठाना है, क्योंकि इससे सीक्वेंस से क्वेश्चंस बन सकते हैं। आज के ट्रेंड में, रिसेंट ट्रेंड में सीक्वेंस से क्वेश्चंस ज़्यादा बन रहे हैं, ओके। ये 1 बाय 1 ये जो हमने सीरीज़ भी चलाई है, ये हमने सीक्वेंस के हिसाब से ही हमने लगाया है कि आपके माइंड में इस तरीके से ही पहले से भी पिक्चर हो कि पहले हमने कौन सी थ्योरी पढ़ी थी, अब हमने कौन सी पढ़ी हो, और साथ में आपको वैसे भी क्लियर हो जाए, ओके। इनके ईयर्स को भी ध्यान में रखना है, बिकॉज ऑफ दैट इनकी ईयर से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सीक्वेंस से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो, या इनकी हिस्ट्री के बेस पे इनका लगाओ कि कौन सी थ्योरी किस पहले कौन सी आई, फिर बाद में कौन सी आई। इसको ध्यान में रखना है, ओके। यहाँ हम देखें, एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ अचीवमेंट डेवलप किया था किसने, डेवलप बाय वैनर 1985 में ये डेवलप किया था, ओके। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ऑल्सो नोन आ वैनर एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ सक्सेस ऑफ फेलियर। ये बेस्ड किस पे है, सक्सेस ऑफ फेलियर पे, और इस वजह से इसे हम थ्योरी ऑफ सक्सेस ऑफ एंड फेलियर भी बोलते हैं। वैनर एडेड टू मोर डायमेंशन टू एट्रीब्यूट अलॉन्ग विथ इंटरनल और एक्सटर्नल कॉजेज, ओके। वैनर ने ऐड किया 2 मोर डायमेंशन, और भी ज़्यादा डायमेंशंस को ऐड कर दिया कि ये इंटरनल एक्सटर्नल कॉजेज, मतलब अभी तक क्या हम पढ़ रही थी, सबसे पहली जॉन्स डेविस की पढ़ी, वो हमारी इंटरनल डिस्पोजिशन पे बेस्ड थी, फिर कैली आ गए, वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पे बेस्ड हो गए। बट अब ये अचीवमेंट जो थ्योरी है जो वैनर ने दी, इन्होंने और भी डायमेंशंस ऐड कर दिए। इंटरनल एक्सटर्नल तो है ही, बट इन्होंने और भी डायमेंशन ऐड किया है। देखते हैं कौन कौन से डायमेंशंस ऐड हैं। ये दस थ्योरी ऑफ बेस्ड ऑन द 3 डायमेंशन, ये 3 डायमेंशन, इंटरनल एक्सटर्नल तो बेस्ड है ही, इंटरनल एक्सटर्नल देखो ये है, इंटरनल एक्सटर्नल ये तो है ही, बट इसके अलावा इन्होंने ये 3 डायमेंशंस ऐड किए हैं। कौन कौन सा, द लोकस, द स्टेबिलिटी एंड द कंट्रोलेबिलिटी, ओके। ये क्या होता है, द लोकस, लोकस क्या है, हमारे अंदर लोकस ऑफ कंट्रोल, जैसे कि पर्सनालिटी में होता है कि हमारी खुद की एबिलिटी हमारे बस में है, हम खुद कैसे चलाएं, या फिर दूसरे के में है, एक्सटर्नल है। वह इंटरनल और एक्सटर्नल हो गया। स्टेबिलिटी, स्टेबल है या अनस्टेबल है, कोई चीज़ परमानेंट है या नहीं है। देन कंट्रोलेबिलिटी, कि कोई चीज़ हमारे हाथ में है, कंट्रोल है, जैसे कि एबिलिटी, जैसे कि ये कंट्रोल मतलब कंट्रोलेबल। एंड अनकंट्रोलेबल क्या है कि हमारी तो मेहनत है जो कंट्रोल में है, हमने कंट्रोल में की भी नेट के लिए, बट फिर हमारी किस्मत, लक, ये क्या है, अनकंट्रोल। ये इसको हम अब 1 बाय 1 करके देखें। लोकस, अगर हम लोकस को देखें कि लोकस क्या है, यहाँ पे लोकस, locus refer to the perception of the cause of any event as internal और external। इसमें क्या है, लोकस रेफर क्या करता है कि परसेप्शन ऑफ द कॉज, हम परसीव कर रहे हैं, परसेप्शन बना रहे हैं किसी भी इवेंट के बारे में कि वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है, किस तरह से बना रहे हैं। जैसे कि ये है, इज़ द परफॉर्मेंस कॉज्ड बाय द एक्टर। जब हम किसी एक्टर की परफॉर्मेंस को देखते हैं कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो किस वजह से है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है, मतलब सिचुएशंस में है।
जैसे कि यहाँ हम देखें इंटरनल, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, और इंटरनल जिसे हम क्या बोलते हैं, डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूट। पीपल इन्फर दैट इवेंट और पर्सन बिहेवियर इज़ ड्यू टू पर्सनल फैक्टर, उसकी पर्सनल फैक्टर्स की वजह से है, जैसे कि उसकी ट्रेट, एबिलिटी, फीलिंग। सो ये क्या हो जाएगा हमारा इंटरनल एट्रीब्यूशन। देन एक्सटर्नल में क्या है, हम एक्सटर्नल या सिचुएशन एट्रीब्यूशन, पीपल इन्फर मतलब पीपल निष्कर्ष निकालते हैं क्या पर्सन बिहेवियर ड्यू टू, पर्सन का बिहेवियर जो है वो सिचुएशनल फैक्टर्स की वजह से है। ओके, सो यहाँ पे ये हो जाता है इंटरनल और एक्सटर्नल। जैसे कि इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या है, अगर हम लोकस ऑफ कंट्रोल में देखें कि कोई बंदा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, सो पढ़ाई कर रहा है तो उसका इंटरनल ट्रेट है, उसकी एबिलिटी है, उसकी फीलिंग्स है कि वो पढ़ना, उसे साइकोलॉजी पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, सो वो पढ़ रहा है, सो ये क्या हो गया उसका इंटरनल। बट एक्सटर्नल में अगर हम देखें इसी सेम सिचुएशंस को, कि एक्सटर्नल में क्या हो जाएगा कि कुछ रीजन ऐसे हैं कि वहाँ के टीचर्स साइकोलॉजी के ज़्यादा अच्छे हैं, वहाँ साइकोलॉजी की ब्रांचेस हैं, बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, इस वजह से वो पढ़ाई कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा सिचुएशंस पर बेस्ड हो जाएगा। ओके, बट और भी चीज़ें अगर हम देखें इसमें कि लोकस ऑफ कंट्रोल में क्या है कि एक बंदा है वो उसने पढ़ाई की, वो अच्छे से पढ़ाई किया और एक रैंक आई, फर्स्ट डिवीज़न आ गई, तो उसमें वो उसने बोल दिया कि ये ट्रेट हमारी एबिलिटी की वजह से हुआ है, हमारी फीलिंग्स ऐसी थी, हमारे फैक्टर्स ऐसे थे, हमने बहुत मेहनत की उस वजह से हुआ है। बट सिचुएशंस पे डाल दें कि टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे इस वजह से हुआ, या हम फेल हो गए तो टीचर्स ने अच्छे से नहीं पढ़ाया, कंटेंट अवेलेबल नहीं था, तो वो हमने एक्सटर्नली एट्रीब्यूट कर दिया। आई होप ये लोकस आपको क्लियर होगा। देन इसके बाद देखते हैं स्टेबिलिटी। सो वेदर द कॉज चेंज ओवर टाइम और सिचुएशन, मतलब कि जो भी हमारे कॉज हैं वो ओवर टाइम और सिचुएशन में चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सो जो भी हम देख रहे हैं कॉज, कॉज डू नॉट चेंज, अगर कॉज चेंज नहीं हो रहे हैं तो वो स्टेबल हैं। ओके, और परमानेंट भी हैं एक तरह से हम बोल देते हैं, जैसे कि एबिलिटी। और अगर यहाँ पे ये थोड़ा सा छिप गया है, और अगर वो चीज़ है मतलब कि कॉजेज जो हैं वो हमारे चेंज हो रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा अनस्टेबल हो जाएगा। ओके, जैसे कि मेहनत है, बहुत किया बट टेस्ट क्वालिफाई नहीं हुआ। ओके, टेस्ट क्वालिफाई नहीं हुआ। ओके, बट ये क्या हो जाएगा, ये स्टेबल तो है नहीं, आगे चल के टेस्ट एक ना एक दिन क्वालिफाई होगा, तो वो अनस्टेबल में आ जाएगा। सो यहाँ हम देखें स्टेबल अनस्टेबल, व्हेन अ पर्सन मेक अ स्टेबल एट्रीब्यूशन, जब एक पर्सन स्टेबल एट्रीब्यूशंस लगाता है तब वो किस तरह से इन्फर करता है, दे इन्फर दैट एन इवेंट और बिहेवियर इज ड्यू टू स्टेबल, वो बोलता है ये बिहेवियर जो है वो स्टेबल है, अनचेंजिंग है, और व्हेन मेकिंग अनचेंजिंग है वो स्टेबल है। जैसे कि हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और हमने कई अटेम्प्ट दिए बट नहीं हुआ, तो हम लोग क्या सोचने लगते हैं कितनी भी मेहनत कर लो वो कभी नहीं निकलेगा या नहीं निकल सकता, तो ये क्या है स्टेबल है, वो कहता है कि ये स्टेबल है, अनचेंजिंग है। उसी तरह से हम देखते हैं कि जैसे कि किसी पर्सनस को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, उसके पास गरीब है, मिडिल क्लास से, तो वो कहते हैं कि ये सिचुएशन हमारी ऐसी ही है, स्टेबल है, ये कभी चेंज नहीं होगी, मिडिल क्लास में पैदा हुए उसी में ही मरना पड़ेगा, इतना ज़्यादा हम चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक तरह से फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं, तो वो स्टेबल होके चलते हैं कि ये स्टेबल है, हमारी तो किस्मत कभी भी चेंज नहीं होगी, इस तरह की उनकी थिंकिंग हो जाती है। बट व्हेन मेक अ अनस्टेबल एट्रीब्यूट, अगर जब जो अनस्टेबल एट्रीब्यूट अगर हम लगाते हैं तब क्या होता है, दे इन्फर दैट इवेंट और बिहेवियर इज ड्यू टू अनस्टेबल टेम्परेरी। सो हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि एक बंदा है गरीब है तो हम लोग बोलेंगे कि मेहनत करो, एक ना एक दिन चीज़ें अच्छी होंगी, या मेहनत करो नेट क्वालिफाई ज़रूर होगा। तो जब हम अनस्टेबल एट्रीब्यूट करते हैं तो क्या बोलते हैं कि अनस्टेबल है और टेम्परेरी है, मतलब आज जो हार्ड वर्क है वो टेम्परेरी है, कल इतना हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, वो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। सो ये हो जाता है अनस्टेबल एंड अनस्टेबल और स्टेबिलिटी के बेस पे हम चीज़ों को एट्रीब्यूट करते हैं। देन इसके बाद आता है कंट्रोलेबिलिटी। अब कंट्रोलेबिलिटी में क्या हम कि रेफर टू वेदर और नॉट द कॉज ऑफ एनी इवेंट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पर्सन। अब एक पर्सन के अंडर कंट्रोल में कितनी चीज़ें हैं, मतलब वो खुद का कंट्रोल रख सकता है या नहीं। जैसे कि नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम, और सोशल मीडिया भी हमें चलाना है, सोशल मीडिया भी चलाना है, शादियों में भी जाना है,
क्योंकि शादी का भी सीज़न आ गया है। सो अब हम अपने आप को किस तरह से कंट्रोल कर पा रहे हैं, कंट्रोल में है चीज़ें तो ज़्यादा अच्छे से बनेंगी, हमारी प्रिपरेशन उतनी ही अच्छी होगी। सो ये क्या है, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल में क्या है, आर द फैक्टर कंट्रोलेबल, जो कोई फैक्टर हमारे अंडर कंट्रोल है। सो कैन इंडिविजुअल चेंज और इन्फ्लुएंस देम, सो इंडिविजुअल चेंज भी होगा, इन्फ्लुएंस भी होगा देम इफ़ दे विश डू सो, और इंडिविजुअल कैन नथिंग द इन्फ्लुएंस देम, और जो अनकंट्रोल है तो फिर वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा। जैसे कि कंट्रोल में है हमारी एबिलिटी कि हम कितना, जितना ज़्यादा हम मेहनत कर लेंगे, जितना ज़्यादा हार्ड वर्क कर लेंगे तो ये हार्ड वर्क हमारे कंट्रोल में है, उतना ही ज़्यादा हमारा बेटर फ्यूचर रहेगा। सो अगर अनकंट्रोल है कि कितना ही मेहनत कर लो, जो किस्मत में वही होगा, तो वो अनकंट्रोल में आ जाता है कि हमारे हाथ में नहीं है, किस्मत के हाथ में है। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सो यहाँ पे हम चार्ट के फॉर्म में देखें, स्टेबिलिटी डायमेंशंस में स्टेबल कॉज को क्या बोलते हैं, अनस्टेबल को टेम्परेरी, कि ये टेम्परेरी है। और कुछ लोग जो होते हैं वो क्या है, स्टेबल कॉज जो लगाते हैं वो कहते हैं परमानेंट, ये दुख हैं ये परमानेंट है, ये हमारी ज़िंदगी से जाएंगे ही नहीं। सो वो क्या कौन सी कॉज लगाते हैं, अपने बिहेवियर के पीछे के कारण को क्या देखते हैं, स्टेबल, कि ये परमानेंट है, जो दुख हैं वो हमारी ज़िंदगी में है और ये कभी नहीं जाने वाले। और कोई जो बंदा होता है जो अनस्टेबल कॉज लगाता है तो वो कहता है दुख आज है बट कल नहीं होगा, मेहनत करूँ बट कल नहीं होगा, कल अच्छा फ्यूचर होगा। तो ये टेम्परेरी फॉर्म में लगाते हैं। सो इंटरनल एक्सटर्नल में क्या है, ये इंटरनल कॉज देन एक्सटर्नल कॉज। जैसे कि अनस्टेबल कॉज में क्या हो गया, एफर्ट्स, मूड एंड फटीग। एफर्ट्स, जितने एफर्ट्स डालेंगे तो ये हमारा इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, देन अनस्टेबल भी है कि आज हम जितने एफर्ट कर लेंगे कल हमें उतना नहीं करना पड़ेगा। नेट के लिए जितना एफर्ट किया, जेआरएफ के लिए थोड़ा सा इंक्रीज करना है बस। सो उस तरह से मूड हो जाएगा, ये इंटरनल भी है और अनस्टेबल भी है, मतलब कि मूड आज खुश है कल हमारा सैड हो जाएगा, परसों कुछ और होगा। सो उस तरह से ये सारी चीज़ें चलती हैं। उसी तरह से एबिलिटी हमारी जो है वो एबिलिटी स्टेबल है और इंटरनल भी है, खुद में भी है, एक पर्सन इंडिविजुअल अलग अलग सबकी एबिलिटी होती है। सो ये इंटरनल है और स्टेबल भी है कि हमेशा ये एबिलिटी स्टेबल ही रहेगी, हमारी एबिलिटी हमसे कोई नहीं ले सकता। सो ये परमानेंट भी है। देन एक्सटर्नल में देखें कि हमारा लक, हम तो हर बार एग्जाम में एक 1 पॉइंट से रह जाते। सो हम एक्सटर्नल एट्रीब्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा तो लक ही नहीं कि हम पास हो पाएँ, चांस, अपॉर्चुनिटी ही नहीं। सो ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल पे डाल देंगे। देन इसके बाद अगर हम स्टेबल में देखें, सो टास्क डिफ़िकल्टी, वो कहते हैं कि नेट का एग्ज़ाम तो इतनी ही डिफ़िकल्ट आ रहा है, स्टेबल है, परमानेंट है, इससे लेवल तो ये लोग और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, हाई डिफ़िकल्टी देते जाएंगे। सो ये स्टेबल है। सो इस तरह से हम चीज़ों को एट्रीब्यूट करते हैं। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होगी। देन यहाँ चार्ट के फॉर्म में थोड़ा और हम एक बार देख लेते हैं। अप्लाइंग वेनर एट्रीब्यूशन थ्योरी टू स्टूडेंट, ये स्टूडेंट पे ही लगाते हैं, एट्रीब्यूशन टू फॉर फेलियर एंड द सक्सेस, फेलियर इन स्कूल या कहें फेलियर और सक्सेस पे ये बेस्ड है। सो ये इंटरनल और एक्सटर्नल हो जाएगा। सो एंड कंट्रोलेबिलिटी एंड अनकंट्रोलेबिलिटी, ये है कंट्रोलेबिलिटी एंड अनकंट्रोलेबिलिटी आ जाएगा। सो इंटरनल एक्सटर्नल में क्या है, स्टेबिलिटी, देन अनस्टेबल, ये दोनों में डिवाइड है और ये दोनों में डिवाइड है। ओके, देन कंट्रोल और अनकंट्रोल, इसमें सारे डायमेंशंस जो है एक ही स्लाइड में या एक ही इस चार्ट में आ गए हैं। सो इंटरनल क्या है, स्टेबल, जैसे कि हम बोले कि स्टेबल है, क्या है, हमारी एबिलिटी, हमारे अंदर इतनी एबिलिटी है, जैसे कि एबिलिटी है हम में अलग है, दूसरों में अलग होगी, तो वो अपनी अपनी एबिलिटी है जो कि स्टेबल है, ये चेंज नहीं होगी। देन एफर्ट्स जो है वो अनस्टेबल है, आज ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं, कल जेआरएफ में थोड़ा सा इंक्रीज़ करना, इतना एफर्ट्स नहीं लगेगा, या फिर कहें कि आज ज़्यादा एफर्ट्स कर लेंगे तो आने वाला फ्यूचर थोड़ा इजी हो जाएगा, तो ये अनस्टेबल भी है। देन एक्सटर्नल में क्या है, स्टेबल, स्टेबल क्या है, टास्क डिफ़िकल्टी, नेट की जो एग्ज़ाम है वो तो डिफ़िकल्टी लेवल इतना ही दे रहे हैं, इससे ज़्यादा एक कम तो ये कर ही नहीं रहे हैं। सो ये स्टेबल है। देन ये 5% या 6% ही नेट वाले रिजल्ट देते हैं। सो ये भी इनका स्टेबल है। सो ये क्या है, एक्सटर्नल, क्योंकि वहाँ से यूजीसी ही ये रूल वगैरह बनाए हैं कि 6% ही रिजल्ट निकालना है। सो ये क्या है, स्टेबल है, ये बदल नहीं सकता। देन अनस्टेबल क्या है, लक, लक क्या है कि आज हमारा लक चल गया कल नहीं चलेगा, तो ये एक्सटर्नल हो जाता है।
देन कंट्रोलेबिलिटी और अनकंट्रोलेबिलिटी में क्या है, इट इज़ नॉट माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारा ये एरिया ही इंटरेस्ट नहीं है, सोशोलॉजी पढ़ना हम नहीं पढ़ सकते, बिकॉज ऑफ दैट हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, हमें साइकोलॉजी ही अच्छा लगता है, तो ये कंट्रोलेबल हो जाएगा। सो इफ़ डोंट स्टडी वेल फॉर दिस एग्ज़ाम, हमने अच्छी स्टडी नहीं की अपने एग्ज़ाम में, तो ये अनस्टेबल है। हो सकता है कि और नेक्स्ट वाले एग्ज़ाम में हम ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन कर लें, तो ये अनस्टेबल हो जाता है। ओके, देन इसके बाद हम देखें यहाँ पे अनकंट्रोलेबल में क्या है, आई डोंट हैव द स्किल और नोर एबिलिटी। सो अनकंट्रोल में क्या है, ना तो हमारे पास स्किल है ना ही एबिलिटी, मतलब हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। आई वाज सिक, और हम बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं। सो ये भी क्या है, अनस्टेबल, आज बीमार हैं बट कल नहीं होंगी, कभी तो सही हो जाएंगे ना, तो ये क्या है, अनस्टेबल है। वो अनकंट्रोलेबल में क्या है, स्टेबल में वो क्या, जैसे कि कुछ लोग हैं जो सोच लेते हैं कि ना तो हमारे पास स्किल है ना ही एबिलिटी है, तो हम कैसे जीआरएफ करेंगे, कैसे क्या होगा, तो ये अनकंट्रोलेबल है। वो कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं, भगवान के ही हाथ में है कि हमारा ये क्वालिफाई करा दें। सो ये अनकंट्रोलेबल मान लेते हैं। देन इसके बाद हम यहाँ देखें स्टेबल और अनस्टेबल में, यहाँ द टीचर हेट्स मी, टीचर्स हेट करती है हमें। ये टीचर्स जो हैं ये हमें अच्छे से पढ़ाती नहीं है, हमारे डाउट नहीं लेते, दूसरों के डाउट लेते हैं। सो ये क्या है, स्टेबल है। स्टेबल क्या है, एक स्टूडेंट ये मान के रख चुका है कि हमारे जो टीचर्स हैं वो डाउट नहीं लेते, वो हेट करते हैं हमसे। सो ये स्टेबल है क्योंकि वही टीचर हैं। देन स्कूल हैज़ वेरी हाई, सो यहाँ पे क्या है, लिटिल और नो सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली। अनस्टेबल क्या है कि हमारी फैमिली और फ्रेंड्स वगैरह सपोर्ट नहीं करती, सो ये अनस्टेबल है। आज नहीं करते, किसी रीज़न से ही नहीं करते होंगे बट कल करने लगेंगे, सो ये अनस्टेबल कंडीशंस हैं। देन इसके बाद अनकंट्रोलेबल, और ये चीज़ कंट्रोल और अनकंट्रोल में। देन अनकंट्रोलेबल में क्या है, हाई, वेरी हाई स्टैंडर्ड एंड बैड लक। सो बैड लक क्या है, अनस्टेबल, आज बैड लक है कल तो नहीं होगा। स्टेबल है, स्कूल हैज़ वेरी हाई स्टैंडर्ड, स्कूल जो है बहुत ही ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड का है, सो ये स्टेबल है। ओके, ये स्टेबल है और साथ में अनकंट्रोल है, क्योंकि हमारे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है स्कूल का, हमारे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं कि हमारा लक कैसा चले। सो ये दोनों, ये चीज़ें इस तरह से चलती हैं, एक स्टूडेंट इस तरह से सोचता है। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा जो भी आज हमने पढ़ा है, जितनी भी सीरीज़ हमने 1 बाय 1 कंप्लीट किया है थियरीज का, जो कि एट्रीब्यूशंस की थियरी है। सो आप इन थियरी को 1 बाय 1 करके देखिए और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से कीजिए, और कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं करते। ओके, सो आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, कुछ डाउट पूछोगे, तो हमारे अंदर भी मोटिवेशन आएगा कि हम और अच्छे से आपकी चीज़ों को समझ पाएंगे और अच्छे से इन चीज़ों का प्रिपरेशन कर पाएंगे। सो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलें। ओके, थैंक यू।